दास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? आशा यही करती हूँ दोस्तों कि लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी भक्त बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा सुनाने जा रही हूँ, जिस लीला कथा को सुन कर के दोस्तों आपका दिल दहल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल दिल दहला देने वाली एक सत्य घटना है। दोस्तों, ये घटना मुझे भेजी है रोमा जी ने। रोमा जी ने मुझे ये घटना भागलपुर से भेजी है। उन्होंने बताया कि दीदी, मेरी एक दोस्त यानी कि मेरी एक सहेली है जिसके साथ ये घटना घटित हुई है और वो इस दुनिया में अब नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मुझे लगा कि मुझे ये घटना आपको बतानी चाहिए, जो मेरे दोस्त के साथ घटित हुई है, जो बहुत ही दर्दनाक घटना थी, लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज की लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, जिनके साथ ये घटना घटित हुई है उनका नाम है तृप्ति मिश्रा। तृप्ति बचपन से ही भगवान की पूजा पाठ, धार्मिक चीज़ों में हमेशा रहती थी, क्योंकि उनके यहाँ पर पीढ़ियों से ही भगवान लड्डू गोपाल जी की पूजा होती थी। तो जिस घर में वैसे भी अगर पूजा होती है, तो जो बच्चे होते हैं, जो बच्चियाँ होती हैं, वो वैसे भी भगवान के ही प्रति समर्पित होती हैं। तो ऐसी ही तृप्ति भी थी। तृप्ति हमेशा लड्डू गोपाल जी की सेवा बचपन से ही करती थी। बड़ी हो गई तब भी वो करती थी। पढ़ाई-लिखाई पूरी हो गई दोस्तों। उसके बाद उनको मतलब वो जॉब के लिए बाहर आई थी, मुंबई में आई थी जॉब के लिए। तो जब वो जॉब के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, तो उनको वहीं पर रोमा मिलती हैं। रोमा मिलती हैं, रोमा के साथ उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद रोमा उसको थोड़ा-सा, जो तृप्ति थी, उनको जॉब भी दिला देती हैं कॉल सेंटर में। तो वो जॉब भी कुछ दिन करती हैं। उसके बाद रोमा से काफ़ी अच्छी इनकी दोस्ती हो गई थी और हमेशा रोमा देखती थी कि जो तृप्ति है वो लड्डू गोपाल जी को रखती थी। तो जब सारा दिन तो वो अपने काम में, लेकिन जब उसकी नाइट शिफ्ट होती थी तृप्ति की, तो तृप्ति हमेशा अपने लड्डू गोपाल जी को ना अपने जो उनकी दोस्त है रोमा, यानी कि रोमा को दे दिया करती थी। वो कहती थी कि मेरे लड्डू गोपाल जी का तुम ख़याल रखना। रोमा भी एक बहुत अच्छी थी, उन्होंने भी कहा ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ तो तुम्हारे लिए इतना तो कर सकती हूँ। तो रोमा के पास उनके लड्डू गोपाल जी रहा करते थे। रोमा कहती हैं कि तृप्ति का मन बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक अच्छी और एक नेक दिल लड़की थी वो। उसके बाद दोस्तों, अचानक से वहीं पर कॉल सेंटर में जहाँ वो काम किया करती थी, वहीं पर उसको एक लड़के से मतलब लगाव हो गया। तो बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, तो उस लड़के ने बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमा से वो बात आकर के तृप्ति कहती हैं कि जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ पर एक लड़का है, उसका नाम अरशद है, तो वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो वो कहती हैं कि ठीक है, अगर वो शादी करना चाहता है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? तो वो कहती हैं घर वाले तो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं मम्मी से बात करूँगी अगर, तो वो ज़रूर मान जाएँगे। तो दोनों मतलब कास्ट तो अलग थी दोस्तों, लेकिन वो हिंदू धर्म के ही थे। तो अरशद जो थे वो भी बहुत ज़्यादा मतलब तृप्ति को चाहते थे। वो हमेशा कहते थे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों, वो जो अरशद था उनका घर यहाँ पर था भागलपुर के ही, वहीं पर बिहार के पास ही कहीं पे था। तो वहाँ पर वो भी रहते थे। तो उन दोनों ने कहा कि हम लोग दोनों गाँव के हैं, तो हम गाँव के रीति-रिवाज़ से ही शादी करेंगे। तो सबने बोला ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर इन लोगों ने अपना-अपना जॉब, वो रोमा ने बताया कि तृप्ति ने अपना जॉब छोड़ दिया। उसके बाद वो गाँव आ गई। गाँव में उसने अपने मम्मी-पापा से बताया। पहले तो मम्मी-पापा नहीं माने, काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब सालों, मतलब 1 से 2 साल लग गए मम्मी-पापा को मनाने में। उसके बाद क्योंकि धर्म जाति अलग थी उनकी, तो इसीलिए ये मिश्रा थी, यानी कि पंडित जाति की थी और वो कोई और जात का था। तो इसीलिए शादी होने में बहुत समस्या हो रही थी। लेकिन फिर भी समझाने-बुझाने पर लोगों ने कहा कि गाँव के लोगों ने कहा कि लड़की अगर खुश है, तो हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो इसी तरह से घर वाले भी मान जाते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। तृप्ति भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो दोस्तों, तृप्ति जब जाने लगती हैं, तो वो अपने लड्डू गोपाल जी को साथ ले जाती हैं। लेकिन उनकी मम्मी कहती हैं कि बेटा, लड्डू गोपाल जी शादी में नहीं ले जाते हैं, अपने घर से भगवान जी को कभी नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन तृप्ति कहती है कि मम्मी, ये तो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं ना, जब मैं मुंबई जॉब के लिए गई थी तभी मैं लेकर के गई थी और ये तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, तो मैं उन्हें कैसे ना ले जाऊँ? अब तो मेरी आदत सी लग गई है लड्डू गोपाल जी के साथ रहने की। उनकी मम्मी फिर कुछ नहीं कहती। लोग होते हैं, 4 लोग कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा है तो आप लड्डू गोपाल जी को ले जाने दो। तो तृप्ति दोस्तों लड्डू गोपाल जी को ले जाती है अपने ससुराल।
ससुराल में उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत होता है। बहुत खुश होती हैं तृप्ति। वो अपने लड्डू गोपाल जी से कहती हैं कि हे कन्हैया, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया, इतना अच्छा मुझे घर दिया, जहाँ पे लोग मेरी इतनी इज़्ज़त करते हैं। उसके बाद दोस्तों तृप्ति वहाँ पर 7 से 8 दिन रहती हैं, फिर वो दोबारा पग फेरे के लिए अपने मायके आ जाती हैं। मायके में रहती हैं, मम्मी-पापा पूछते हैं कि कैसे हैं ससुराल वाले, सब कहती हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरा ख़्याल रखते हैं, बहुत मुझे मानते हैं। तो इस तरह से दोस्तों सब कुछ उनके यहाँ मतलब अच्छा चल रहा था। जब तृप्ति दोबारा जाती हैं, तो पहली बार तो ज़्यादा बहुओं से काम नहीं करवाया जाता है, तो उसी तरह से वो ज़्यादा काम नहीं करती थी। अपने लड्डू गोपाल जी को जो होता था भोग वग़ैरह लगा देती थी, लेकिन जब दूसरी बार तृप्ति गई थी, तो वो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए उन्होंने एक अपने घर में कहा कि हमें एक छोटी-सी जगह दे दीजिए, वहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को रखेंगे। लड्डू गोपाल जी को उन्होंने रख दिया, उसके बाद वो उनकी सेवा-वेवा सब कुछ अच्छे से करने लगी। उसके बाद दोस्तों उनके घर में जो उनकी सासू माँ थी ना, पहले तो वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद जब सुबह होता था, तो वो जब एकदम सुबह होती थी तो तृप्ति की आदत थी कि वो सुबह 4 बजे ही उठा करती थी। 4 बजे उठ कर के वो जल्दी से भगवान की पूजा करती थी। पूजा करने के बाद वो सबसे पहले अपने रसोई में जा कर के अपने अन्नपूर्णा माता की यानी कि अपने जो गैस चूल्हा होता है उसकी पूजा करके फिर वो अपना भोग बनाती थी और लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले जा कर के भोग लगा देती थी। तो ये सब देख कर के उनकी सासू माँ उनको बहुत मतलब उनसे झिड़कने लगी कि सुबह इतना क्यों उठती हो और किचन में जाके सुबह-सुबह ऐसी चीज़ें क्यों बनाती हो? ऐसी-वैसी बातें वो कहने लगीं। तो तृप्ति कहती हैं कि ये मेरी आदत है मम्मी, मैं हमेशा सुबह उठती हूँ और मैं ऐसे ही जा कर के पूजा करती हूँ। अपने घर में भी मेरी यही आदत है और मेरी आदत यहाँ भी ऐसी है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। मेरे लड्डू गोपाल जी भूखे रहते हैं ना, मैं अपने घर में इनको सुबह-सुबह उठ के ज़रूर कुछ ना कुछ बना के खिलाती थी। अगर कुछ नहीं होता तो मैं इन्हें हलवा ही बना के खिला देती थी और यहाँ पे कुछ नहीं था मम्मी इसलिए मैंने उन्हें आटे का हलवा बनाकर खिलाया। तो वो फिर कुछ नहीं बोलती हैं, उसके बाद उनके ससुर जी जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं वाह बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से उनकी दिनचर्या चलने लगती है दोस्तों। एक दिन की बात होती है, जो अरशद होते हैं वो अपने मतलब तृप्ति से कहते हैं कि आज मुझे मुंबई जाना है तो तुम मेरी तैयारियाँ कर दो। तो तृप्ति कहती हैं कि मैं भी तो चलूँगी तुम्हारे साथ मुंबई। तो वो कहते हैं कि नहीं तुम यहीं पर रहो, मैं मुंबई जाऊँगा और मुंबई जा कर के मैं तुम्हें वहाँ से फिर जब मैं सेटलमेंट हो जाऊँगा, तुम्हें तो पता है मैं रेंट पे रहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपना घर लूँ उसके बाद मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूँगा। इतना कह कर के दोस्तों वो कहती हैं ठीक है। इधर अरशद मतलब सारी तैयारियाँ वो करती हैं जल्दी-जल्दी तो वो सोचती हैं कि मुझे सुबह उठना है और अरशद की सारी तैयारियाँ करनी है, उसे कुछ खाने के लिए बनाना है। तो दोस्तों वो सुबह उठती हैं तृप्ति, उठने के बाद तुरंत वो अपने के नहाती-धोती हैं, फिर अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करके वो जैसे ही किचन में जाती हैं, तुरंत सोचती हैं कि पहले मैं भगवान जी को भोग लगा दूँ, उसके बाद मैं अपने मतलब अरशद के लिए मैं कुछ बना दूँगी। और वो दोस्तों फिर से वही आटे का हलवा बनाती हैं और ले जाके अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हैं। उधर अरशद बार-बार ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाया जा रहा था कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे कपड़े? वो कहती बस हम 2 मिनट में आ रहे हैं। बस वो 2 मिनट में दोस्तों भोग लगाती हैं और जैसे ही वो आकर के भोग को उसी भोग में खाने में मिलाती हैं, वैसे ही अरशद आके उन्हें ज़ोर का एक थप्पड़ खींच कर मार देता है। वो कहता है मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ और तुम है कि उसी मूर्ति की पूजा में लगी हुई हो, तुम उन्हीं की सेवा कर रही हो। क्या वो तुम्हारे पति हैं? पति तो मैं हूँ ना तुम्हारा, तो मुझे सेवा करनी चाहिए। जैसे तुम उनके लिए कर रही हो वैसे मेरे लिए तुम्हें करना चाहिए। तुरंत तृप्ति बिल्कुल रोने लग जाती हैं, उनके गालों पर निशान पड़ जाता है दोस्तों। मतलब तृप्ति की आँखों से झरझर आँसू बहने लगे थे। वो तुरंत कहते हैं कि रोने के बजाय ना मेरा कपड़ा निकालो, मुझे जाना है और मेरी सुबह की 5 बजे की ट्रेन है, ठीक है? तो मुझे अभी के अभी तो मुझे स्टेशन भी पहुँचना है। तृप्ति तुरंत उठती हैं, उन्होंने सारे इंतज़ामात रात को ही कर लिए थे, तैयारियाँ। उसके बाद वो सुबह जल्दी-जल्दी वो रख के अब उनको कपड़ा वग़ैरह दे कर के तुरंत वो पूड़ियाँ-वूड़ियाँ तल देती हैं। तलने के बाद फिर पूड़ी सब्ज़ी बना के उनको पैक कर देती हैं। अरशद जाते हुए भी तृप्ति से नहीं बात किया, वो वहाँ से चला गया। जाने के बाद तृप्ति बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। वो अपने मायके में फ़ोन करके उन्होंने उनके जो मम्मी का फ़ोन आया मायके में जब उन्होंने फ़ोन करा तो पूछने लगी कि बेटा क्या हाल है? अरशद चले गए तो तुम नहीं गई, तुम्हें भी तो जाना चाहिए था। तो तृप्ति कहती है कि वो मुझे अगली बार आएँगे तो लेकर जाएँगे। उनकी मम्मी भी कहती है ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद अरशद तो घर में नहीं होते। अब उनकी सासू माँ भी उनको बहुत काम में लगा देती, सुबह से शाम तक काम में लगा देती थी। जब वो लड्डू गोपाल जी के लिए भोग के लिए बनाया करती थी, तो इनकी मम्मी जो होती थी वो तुरंत कहती थी कि ये सब मेरे घर में नहीं होता, पहले हमारे लिए कुछ बनाओ, उसके बाद फिर सबके लिए बनाओ, ठीक है? वो इस तरह की बातें कहती थी तो तृप्ति को लगता था कि क्या मैंने शादी करके यहाँ पर कोई गुनाह तो नहीं कर दिया?
क्या मैंने अपने माँ-बाप के खिलाफ़ जाकर के शादी की? उनका तो मन नहीं था, लेकिन मैंने अगर ऐसा किया, तो क्या ये गलत तो नहीं है? वो अपने लड्डू गोपाल जी से जा कर के पूछने लगी दोस्तों, पूछते हुए बहुत रो रही थी क्योंकि अरशद का भी फ़ोन इन 4 से 5 दिनों में नहीं आया था। अरशद अब तृप्ति से बात नहीं करता था, वो बहुत ज़्यादा दुखी मतलब तृप्ति बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो अरशद को फ़ोन करती, अरशद उठाता, बोलता मैं बिज़ी हूँ, मैं अभी फ्री नहीं हूँ, तो वो इस तरह से फ़ोन काट देता था। उसके बाद दोस्तों उनकी जो मतलब सासू माँ थी, उनको सुबह-सुबह ही उठ कर के चाय-नाश्ता चाहिए था, वो दोपहर को 9 बजे नहाया करती थी, उनके यहाँ ये रूटीन था। और जब तक तृप्ति थी तो उनके हस्बैंड थे, जो भी थे, वो तो उनके यहाँ नॉन-वेज वग़ैरह नहीं बनता था, लेकिन हाँ, अंडे जो होते हैं वो बन जाते थे। तो सुबह-सुबह उनकी मतलब जो सासू माँ होती थी, वो कहती थी कि मुझे अंडे खाने हैं, तो कहती थी कि मम्मी हम यहाँ पर आप कैसे बना सकती हैं? यहाँ पर तो लड्डू गोपाल जी हैं और आप क्या चाहती हैं कि लड्डू गोपाल जी जो यहाँ पर हैं, तो क्या आप ऐसा बनाएँगी? तो वो कहती हम लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते, तुम करती हो, तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी बना रही हूँ, तुम्हारे लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ी बना रही हूँ बेटा। तुम बस ऐसे ही अपना देख लो, ठीक है? वो ऐसी बातें सुनकर तृप्ति अपने मन ही मन सोचती हैं कि मैं अब क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कन्हैया जी के पास जाती हैं, रोते हुए कहती हैं कि हे कान्हा जी, आपको पता है घर में क्या बनाने जा रही हैं? पूरे घर में इस तरह की महक आ रही है, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद दोस्तों तृप्ति सोचती है कि अरशद तो है नहीं, मैं सोच रही हूँ अपने मायके चली जाऊँ। तो अपने मम्मी से मतलब अपनी सासू माँ से पूछती हैं कि मैं मायके जा सकती हूँ? तो उन्होंने बोला नहीं, तुम्हें मायके नहीं जाना, मायके चली जाओगी तो यहाँ का काम कौन करेगा? तो कहती हैं कि मम्मी मुझे मतलब कुछ दिन के लिए आप भेज दीजिए, तो उनकी मम्मी कहती हैं नहीं, मैं नहीं भेजूँगी। वो अपने घर पे मना कर देती हैं कि मम्मी नहीं भेज रही हैं, मम्मी मैं बाद में आ जाऊँगी। उनकी मम्मी भी बोलती है ठीक है बेटा, उसके बाद वो पूछती है कि तुम खुश तो हो ना वहाँ पे? तृप्ति कहती है हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद दोस्तों उनके लड्डू गोपाल जी से जैसे लगता था कि लड्डू गोपाल जी उस घर के एक सजावट के रूप में हैं। घर में घर वालों को कोई भी मतलब नहीं होता था। घर में अंडे बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है एनी टाइम, ना जूठा बन रहा है, कुछ भी लड्डू गोपाल जी को अब तो भोग लगाने का भी कोई साधन नहीं बचा था। सुबह-सुबह उठती वो चाय बनाती, कुछ भी बनाती और कुछ भी बनाने नहीं देती थी, उनको दूसरे काम में लगा दिया करती थी। इसी तरह से तृप्ति लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगा पाती थी। उसके पास जो भी किचन में थोड़ी बहुत चीज़ें होती थी, वो लेकर के भोग लगा दिया करती थी। कभी चीनी वग़ैरह मिल जाया करता था, कभी किशमिश वग़ैरह मिल जाया करता था, तो उसी से भोग लगा दिया करती थी और जब भोग लगाती थी, वो खूब रोती थी कि हे कन्हैया मैं तुम्हें कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें खिलाती थी ना अपने घर में, लेकिन यहाँ यहाँ ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ? शायद किसी के गुनाहों की सज़ा तुम भी मुझे दे रहे हो ना, जो मैंने अपनी मर्ज़ी से इस धर्म में शादी की, मैंने तुम अपना ही धर्म बेकार कर लिया। मुझे ऐसे धर्म में शादी नहीं करनी चाहिए थी जहाँ के लोग भगवान जी को समझते ही नहीं हैं। इस घर में तो पूजा की बात छोड़ो, भगवान की एक तस्वीर भी नहीं है। तभी तो ये लोग मेरे लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। उन्हें भगवान मानते ही नहीं हैं। पूजा-पाठ तो जैसे कोसों दूर है इस घर में। कोई भी चीज़ करती हैं अगर वो पूजा वग़ैरह करती, कुछ भी करती तो उस घर में उन लोगों को बहुत बुरा लगता। वो कहती हमारे घर में ये पंडिताई ना करो तुम पंडिताइन हो अपने घर की, हमारे घर में आके पंडिताइन ना बनो तुम। इस तरह की बातें कहती तृप्ति से, तो तृप्ति को बहुत बुरा लगता था। उसके बाद दोस्तों वो अरशद को लगातार फ़ोन किए जा रही थी, महीने से ज़्यादा हो चुके थे, अरशद ने फ़ोन नहीं उठाया, ना उसने उसको फ़ोन किया। तभी मतलब वो जो होती हैं तृप्ति, वो अपने रोमा के पास फ़ोन करती हैं। रोमा से कहती हैं कि ज़रा जा कर के अरशद के बारे में पता करो, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है मेरा। वो यहाँ से जब से गया ना, वो मुझसे बात भी नहीं करता। रोमा कहती है ठीक है, मैं जाकर पता करूँगी उसके बारे में। तो रोमा को कहती कि जब मुझे टाइम मिल जाएगा यार, मैं शाम को या कल मैं जाके पक्का तुझे बताऊँगी। उसके बाद वो फ़ोन कट कर देती हैं दोस्तों। इधर मतलब लड्डू गोपाल जी को किचन में वो रखे हुए थे, उन्होंने सोचा कि अब मैं खाना बना रही हूँ, मैं तुरंत दूध चावल निकालूँगी और दूध चावल का भोग तुरंत लगा दूँगी लड्डू गोपाल जी को। तो उन्होंने इसलिए लड्डू गोपाल जी को किचन में रखा हुआ था, तृप्ति ने। वो लड्डू गोपाल जी को बैठाई थी, रोए जा रही थी और खाना बनाए जा रही थी। उसके बाद वो कहती कन्हैया रोकर तो तुम्हें खाना नहीं बना के मुझे खिलाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। सबसे मुझे मेरे ऊपर बीत रही है ये मुझे नहीं है, मेरी मुझसे कौन किस तरह का बर्ताव कर रहा है इसका दुःख नहीं है मुझे, लेकिन आपके साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है इस चीज़ का मुझे दुःख है। दोस्तों जैसे ही वो अपने सारा खाना बना लेती हैं, वो जैसे ही सोचती हैं कि मैं भोग लगा दूँ, वैसे उनकी जो सासू माँ होती हैं वो आती हैं, वो कहती हैं कि कपड़े रखे हुए जाके पहले छत में डाल आओ, उसके बाद ये सब करना तुम। वो कहती है ठीक है, वो चली जाती हैं। उसके बाद दोस्तों वो उनकी मम्मी आती हैं और खाना निकालती हैं, खुद से निकाल के चली जाती हैं लेकर के, खाने भी लगती हैं। अब लड्डू गोपाल जी को जो भोग लगाना था वो जूठा हो गया, लेकिन तब भी दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी के लिए दूध और चावल निकालती हैं और उनको खिलाती हैं।
रोते हुए भी वो खिलाती हैं, कहती खा लो कन्हैया, जूठा ही सही, आपको नहीं लगा पाई भूख पहले, मुझे माफ़ कर देना। इस तरह से दोस्तों वो मतलब किसी भी तरह से करके वो रह रही थीं। उनको मायके जाने नहीं दिया जा रहा था। तभी उनके पिताजी एक दिन आते हैं, पिताजी आते हैं उनके घर में तो पूछते हैं कि मतलब क्या हाल है बेटा घर का, ठीक है? सब बोलती हैं ठीक है। उसके बाद दोस्तों उनके घर से एक अजीब-सी महक आती है। उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारे घर में ये क्या बन रहा है? तभी वो ना चाहते हुए भी तृप्ति को बताना पड़ता है कि पापा यहाँ पर अंडे वग़ैरह बनते हैं। उनके पापा जैसे ही वो पानी का ग्लास हाथ में लेकर के जैसे ही वो घूँट को पीने जाते हैं, वैसे तुरंत वो ग्लास रख देते हैं। वो कहते हैं, "बेटा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसे किसी के ऐसे घर में पानी नहीं पी सकता और तुम इस घर में रह कैसे रही हो? तुम्हें क्या आज पता चला है?" तो कहती, "नहीं, मैं शुरू से इस बारे में जानती हूँ।" तो वो कहती है कि, "तुम लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हो ना, तो तुम भोग कैसे लगाती हो उनको? भोग कैसे बनाती हो?" वो कहती हैं कि, "मैं भोग अब पहले लगाया करती थी, लेकिन जब से इन लोगों ने ये बनाना शुरू कर दिया, तब से मैं भोग नहीं लगाती, मैं कुछ भी भोग लगा देती हूँ।" उनके पिताजी ये सुन कर के उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, "बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऐसे नीच बिरादरी में शादी मत करो। ये ऐसे नीच लोग होते हैं ना, ये भगवान जी को नहीं समझते। हम ब्राह्मण हम होते हैं ना, हम भगवान को समझते हैं, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो नहीं समझते हैं।" दोस्तों वो मतलब उन्होंने बताया था रोमा जी ने कि ये धोबी जो होते हैं ना जात के, निर्मल, वो कास्ट के थे ये लोग। तो इसलिए वो कहते थे हमारे यहाँ ऐसी पूजा-वूजा नहीं होती है। उसके बाद वो आती हैं अपने पापा से बात-वात करती हैं, उनके पापा बहुत दुखी हो जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, "पापा जब आप यहाँ का खाना-पानी नहीं खाएँगे तो आप चले जाइए यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ पर भूखे रहें।" उनके पापा कहते हैं, "ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बस 1 ही 2 महीने की और बात है। वो कहा है ना तुमको अरशद कि वो तुम्हें लेकर जाएगा।" तो कहती हैं, "हाँ, लेकर जाएगा।" लेकिन ये बात तृप्ति नहीं बताती कि अरशद वहाँ जाने के बाद मुझसे नहीं बात करते हैं। उसके बाद वो कहती, "हाँ पापा, मुझे पता है वो यहाँ चाहे जो कर रही हैं, लेकिन मैं वहाँ जाने के बाद तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें करूँगी ना।" पापा भी उनके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों पापा के जाने के बाद तृप्ति अपने लड्डू गोपाल जी को पकड़ कर खूब रोती हैं दोस्तों। इसी से 2 महीने बीत जाते हैं। उधर रोमा का फ़ोन आता है। रोमा इतने दिन के बाद फ़ोन करती हैं, तो तृप्ति कहती हैं कि तुम्हें वक़्त नहीं मिला, मैंने तुम्हें कुछ कहा था ना, तो कहती हैं कि मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है तृप्ति। वो कहती हैं बताओ, तो कहती हैं कि तुम्हें पता है जो तुम्हारे साथ एक लड़की काम करती थी ना, जिसका नाम काजल था? वो कहती हाँ, वो कहती थी तुम्हारा जो अरशद है ना, उसी के प्यार में पड़ा हुआ है, पागल हुआ बैठा है उसी के प्यार में। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उससे शादी मत करो, ये ऐसा ही इंसान है, ये इसने मेरे साथ भी ऐसा किया था और आज तुम्हारे साथ भी वो उसने वैसा किया और तुम ना जाने क्या सोचकर तुमने उससे शादी करने का मन बना लिया। तुम्हें अपने माँ-बाप के कहने पर शादी करनी चाहिए थी। बस वो इतना ही कहती उसके बाद कहती मुझे तुम्हें बुरा लगेगा मेरी इस बात का, लेकिन मैं फिर भी तुमसे यही कहूँगी कि वो तुमसे अब नहीं प्यार करता। उसने बस तुम्हें अपने घर में शादी करके बिठा दिया है, बस और कुछ नहीं। दोस्तों उनके घर में जब वो मतलब ये सुनती हैं तो उनके पैर के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। वो कहती हैं कि मैं अपने घर में क्या जवाब दूँगी कन्हैया? मैं अपनी मम्मी से क्या कहूँगी? अपने पापा से क्या कहूँगी? मैं कैसे क्या कहूँगी? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। उसके बाद अपने सासू माँ से जाकर कहती हैं कि सासू माँ कहती हैं कि मेरा बेटा है, जवानी है, तो वो अपने मज़े ले रहा है, इसमें गलत क्या है? अगर वो वहाँ रह रहा है तो तुमसे भी तो उसने शादी करी है ना? तुम भी तो अच्छे से रह रहे हो। वैसे भी तुम्हारे ससुर जी को कम मत समझो, ये भी अपने ज़माने में इनकी भी 2-4 पीछे रहा करती थी। ये बात सुन कर के तृप्ति को तो जैसे लग रहा था कि उनके पैर के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। ऐसी बातें उनकी सासू माँ कर रही थी जो इतनी उम्र की हो चुकी थी। अपने ससुर जी के बारे में ऐसी जो पिता समान थे, उनके बारे में ऐसी बात कर रही थी। तृप्ति जाती हैं अपने कमरे में, कमरा बंद करके अपने लड्डू गोपाल जी के आगे सर पटक-पटक कर रोती हैं, कहती हैं, "कान्हा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। शायद मैंने अपनी ज़िंदगी का गलत चुनाव कर लिया। शायद मैंने इतनी बड़ी गलती की है जिसकी शायद सज़ा माफ़ी कोई नहीं है।" दोस्तों उसके बाद दूसरा दिन आता है, बहुत रोती हैं वो, खाना-वाना नहीं खाती हैं तृप्ति। उसके बाद वो अरशद को लगातार फ़ोन लगाए जा रही थी। अरशद फ़ोन 10-12 मतलब घंटियाँ जाने के बाद अरशद फ़ोन उठाता है। वो कहता है, "क्या हुआ? फ़ोन क्यों कर रहे थे?" वो कहती, "तुमने 2 महीने बीत गए, तुमने मुझे फ़ोन किया? क्या हो गया है ऐसा कि तुम मुझे फ़ोन नहीं कर रहे हो?" वो कहती हैं कि अरशद कहता है कि मेरे पास काम बहुत है, इसलिए वो कहती अच्छा तो तुम्हारे पास काम बहुत है, उसी काजल के साथ तुम्हारे पास काम बहुत है ना? तभी अरशद कहता है अच्छा तो तुम्हें तुम्हारी सहेली ने बता ही दिया आखिर। तो कहती हाँ, बताओ तो तुमने मेरे साथ इस तरह क्यों किया? उसने कहा कि मुझे जो लड़कियाँ पसंद आ जाती हैं मैं उनके साथ ऐसा करता हूँ, लेकिन तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी, इसलिए तुम मुझसे ऐसे तो वो नहीं हो रही थी।
तुम मुझसे ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी, तुमने मुझसे शादी के लिए फ़ोर्स किया, इसलिए मुझे लगा कि मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए। और रही बात सर पे, तो किसी न किसी को, लड़की को तो बिठाना ही है, इसलिए मैंने तुम्हें बिठा लिया और तुम्हें अपने घर पे रख दिया। अब तुम मेरे घर पे अब मेरे माँ-बाप की सेवा करो और यहाँ मैं अपने मन का करूँगा। ये सुन कर के अरशद के बारे में उसने फ़ोन तुरंत कट कर दिया। कट करने के बाद उसने फिर से दोबारा तृप्ति ने फ़ोन लगाया। तृप्ति ने कहा कि तुमने जो कुछ भी कहा ना, मुझे एक बार फिर से बोलो। तभी अरशद फिर से वही बात दोहराता है। उसके बाद वो कहती हैं कि अगर मैं नहीं रहूँगी ना, मेरे मरने का ज़िम्मेदार सिर्फ़ तुम होगे, ठीक है? वो इतना कहती-कहती जाओ मर जाओ, मेरा क्या जाएगा? मैं भी तुमसे वैसे भी छुटकारा पाना चाहता हूँ। जब हो, दिन हो, रात हो, बस लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती हूँ। लड्डू गोपाल ना को तो तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा कोई प्रेमी है क्या वो जो उसके पीछे इतना पड़ी रहती हो? बस तृप्ति सुने जा रही थी, उनकी आँखों से मोटे-मोटे आँसू गिरे जा रहे थे। वो अपनी मम्मी से, मतलब फ़ोन कट जाता, अपनी सासू माँ से भी वो कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो जान रही थी कि सासू माँ ने ऐसी-ऐसी बात बोल दी है कि कहने सुनने का कोई फ़ायदा नहीं बचा है। वो अपने मायके में फ़ोन लगाती हैं, वो अपने मम्मी-पापा से कहती हैं कि पापा, मम्मी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे आपके कहे अनुसार ही शादी करनी चाहिए थी। उसके बाद उनके मम्मी-पापा कहते हैं, "क्या हुआ बेटा?" वो कहती हैं, "कुछ नहीं पापा, बस कुछ नहीं।" इतना कह के वो फ़ोन काट देती हैं। उनके पापा लगातार फ़ोन लगाते हैं दोस्तों, फ़ोन नहीं उठाती हैं वो। उसके बाद उनके पापा मतलब उनकी सासू माँ के पास फ़ोन लगाते हैं, ससुर जी के पास, तो वो कहती हैं कि नहीं, आपकी बेटी ठीक है, कमरे में है, काम कर रही है। तो उनके माँ-बाप भी संतुष्ट हो जाते हैं, चलो काम कर रही है, ऐसे ही फ़ोन किया था उसने। उसके बाद फिर वो जो उनके लड्डू गोपाल जी थे दोस्तों, दोपहर का समय हो चुका था भोग लगाने का। वो मतलब जाती हैं, सोचती हैं किचन में कुछ तो होगा भोग लगाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इन्होंने खाना बनाया नहीं था टेंशन के मारे, तृप्ति ने। और तृप्ति ने खाना नहीं बनाया था और उनकी सासू माँ ने कुछ भी नहीं बनाया, बस वही अंडे वग़ैरह वो बना के अपना खा लिया करती थी और कुछ भी बना लिया करती थी, तो लड्डू गोपाल जी के लायक कुछ था नहीं भोग लगाने के लिए। तो वो जाती हैं, वो आके बैठ जाती हैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास। कहती हैं कि अब तुम्हें भोग लगाने वाला कोई नहीं रहेगा कान्हा। तुम भी मुझसे परेशान हो गए हो ना, मेरी आदतों से परेशान हो गए। शायद तुमने ही मुझे ऐसी सज़ा दी है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी अपनी ज़िंदगी में, मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे धोखा मिला है कान्हा, मैं शायद अब जी नहीं पाऊँगी। इतना कह कर के दोस्तों, जो मतलब तृप्ति होती हैं, वो अपने आप को मारने के लिए कहती हैं, लेकिन वो तुरंत फिर उनका रोमा का फ़ोन आ जाता है। रोमा फ़ोन उठाती हैं, तो रोमा फ़ोन करती हैं, तो तृप्ति फ़ोन उठाती है, तो वो कहती है, तुमने बात की उससे? उसने क्या बोला? तभी तृप्ति कहती हैं कि उसने बोला कि वो उसी के साथ रहेगा, उसने तो मुझे सिर्फ़ यूज़ करने के लिए शादी करा था बस, और उसका कोई मकसद नहीं था। ये सुन कर के जो मतलब रोमा होती है, उनको बहुत बुरा लगता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो कहती है कि तू अब क्या सोच रही है? तू छोड़ दे ना उसे, तू चली जा ना अपने मम्मी-पापा के पास। तू तो इतनी पढ़ी-लिखी है, तेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो कहती हैं कि मैं अपने मम्मी-पापा की इज़्ज़त को मैंने ताक पर रख कर शादी करी थी। मेरे माँ-बाप तो मुझे अपना लेंगे, लेकिन ये समाज वाले मुझे क्या कहेंगे कि मैंने इस तरह से शादी अपनी मर्ज़ी से करी, और मैं वहाँ पर 1 साल भी नहीं टिक पाई, 1 6 महीने भी मैं नहीं टिक पाई। मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊँगी। तभी रोमा कहती, तू करेगी क्या? तू ऐसा कर, मेरे पास आ जा। तभी वो कहती, मेरे पास एक रास्ता है ना, जहाँ मैं बहुत अच्छे से रहूँगी, बहुत खुश रहूँगी। इतना कह के दोस्तों वो कहती हैं ठीक है। उसके बाद उनका फ़ोन कट जाता है रोमा का। तभी दोस्तों जो तृप्ति होती हैं, वो अपने आप को पंखे से फांसी लगा लेती हैं। इस दुनिया में नहीं थी दोस्तों, लड्डू गोपाल जी के आगे उन्होंने अपने आप को मार लिया था। फांसी लगा के वो अपने आप को मार लेती हैं दोस्तों। उसके बाद 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बीत जाते हैं। शायद कोई दरवाज़ा कोई खोलता ही नहीं है, क्योंकि सासू माँ की तो कोई मतलब नहीं था। शाम हो जाती है जब, तब जो मतलब सासू माँ थी, उन्होंने सोचा कि शाम हो गई, बाहर क्यों नहीं निकली, फ़ोन मतलब कर वो करती हैं। जब वो वहाँ दरवाज़ा को खटखटाती हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता, तो आस-पास के लोगों को बुला के दरवाज़ा तोड़वाती हैं, तो पता चलता है कि मतलब तृप्ति ने फांसी लगा ली। उनकी सासू माँ देखकर बिल्कुल उनका मुँह खुला का खुला रह जाता है। ससुर जी बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि ससुर जी ही थे जो उस घर में उनको मानते थे बहुत ज़्यादा। वो बहुत रोने लगते हैं। उसके बाद अरशद को फ़ोन मिलाया जाता है। अरशद आता है दोस्तों। अरशद आता है, फिर अरशद भी आता है। अरशद आता है, रोमा को ये बात पता चलती है, रोमा भी आती है। दोस्तों उसके बाद ऐसे मतलब ऐसी हालत थी देख कर के कि लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब उसका कलेजा फट जाए। ऐसी बात उसके साथ इतनी बड़ी चीज़ें हो गई थी। रोमा आती हैं, रोमा को जब ये बात पता चलती है, तो रोमा आ कर के बहुत रोती हैं, बहुत रोती हैं। उसके बाद वो फ़ोन में जो रिकॉर्डिंग उनके पास थी, मतलब तृप्ति ने कुछ रिकॉर्ड किया हुआ था, जब उसने दोबारा कॉल किया था,
तो कहती हैं कि एक बार आप फ़ोन चेक करिए, फ़ोन चेक करती हैं मतलब जो फ़ोन वोन चेक करते हैं, जो पुलिस वग़ैरह आ जाती है, तो फ़ोन चेक करते हैं तो पता चलता है। एक तो रिकॉर्डिंग्स थी, जब वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो वो ऐसी बात सुनते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें यूज़ करने के लिए लेकर के गया था, मेरा तुम्हारा कोई मतलब, तुम अपने घर में रहो, ऐसा चीज़ें करो। तो रोमा ने जब ये रिकॉर्डिंग सुनाई तो घर वाले बिल्कुल हैरान हो गए, मम्मी-पापा का तो रो-रो कर बुरा हाल था। पापा तो उनके ऐसे खड़े-खड़े ही गिर पड़े थे, बेहोश हो चुके थे। मतलब इतना ज़्यादा दर्दनाक घटना घटित हुई दोस्तों। लड्डू गोपाल जी ऐसे बैठे हुए थे, मतलब वो लड्डू गोपाल जी ऐसे ही बैठे-बैठे बस रोमा को देखे जा रहे थे, अपने भक्त को देखे जा रहे थे, जो तृप्ति अब इस दुनिया में नहीं थी। शायद तृप्ति ने कहा था कि अब तुम्हें कोई भोग नहीं लगाएगा कान्हा, बस वो वही शायद कान्हा जी भी आज बहुत रो रहे थे। मतलब दोस्तों ये बहुत ज़्यादा दुखद घटना थी। उसके बाद कहती हैं रोमा कि मैंने ही खुद उन लोगों के खिलाफ बयान दिया था और वो लोग जेल में चले गए थे। ससुर जी नहीं गए थे, ससुर जी बहुत अच्छे थे। क्योंकि रोमा कहती हैं कि हमेशा बताया करती थी कि वो बहुत मेरा साथ देते हैं, अपनी पत्नी को भी डाँटते हैं। लेकिन उनको वो तो नहीं गए, लेकिन जो हस्बैंड थे वो थे, उनकी नौकरी भी चली गई, सासू माँ और वो दोनों जेल के अंदर हैं। रोमा कहती हैं कि मैंने मतलब सब कुछ देखा है अपनी आँखों से, अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को मरते हुए मैंने देखा है कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी से थक चुकी थी और वो अपने आप को उसने मार लिया। उसके बाद लड्डू गोपाल जी के उसके जो कहती हैं रोमा कि मैं लड्डू गोपाल जी को उठा ली। मैंने उनके मम्मी-पापा से पूछ कर लड्डू गोपाल जी को ले आया। उनके मम्मी-पापा ने कहा कि ले जाओ बेटा, ये मेरी बेटी के लड्डू गोपाल जी हैं। तुम भी मेरी बेटी ही हो और तुम ले जाओ। उसके बाद दोस्तों वो नहीं रही थी इस दुनिया में। तो रोमा कहती हैं कि मुझे बहुत दुःख हुआ। आज भी मुझे तृप्ति की सारी बातें याद हैं। मैंने उसकी सारी बातें को रिकॉर्ड किया है। कभी-कभी जब मन करता है ना, मैं उसकी बातें सुनती हूँ। रोमा ने कहा कि दोस्तों मतलब लड्डू गोपाल जी को लेकर आई हैं, सेवा करती हैं, जो जैसे बन पड़ता है वो वैसे ही करती हैं, लेकिन करती हैं। और उन्होंने ये भी बताया दोस्तों कि बस ऐसे ही वो लड्डू गोपाल जी के बारे में ऐसे ही मोबाइल्स में, वीडियोज़ में देख रही थी, तो उन्हें ये कहानी मिली। एक कहानी उन्होंने शायद किसी चैनल पे सुनी और फिर एक कहानी उन्होंने मेरे ही चैनल पर सुनी। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मुझे आपसे ये घटना शेयर करनी चाहिए, जो बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई दोस्तों। भागलपुर में रहने वाली तृप्ति मिश्रा जी के साथ बहुत बुरा हुआ दोस्तों उनके साथ। तो आप सबको कैसे लगता है दोस्तों कि क्या उन्हें खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी, या उनके पास बहुत सारे रास्ते थे बाहर जाने के लिए, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को मार लिया? ये बहुत गलत किया तृप्ति ने। तो दोस्तों शायद लड्डू गोपाल जी भी ये नहीं चाहते होंगे उनके भक्त ऐसा करें, लेकिन उन्होंने किया। लड्डू गोपाल जी की वजह से लोग कितना कुछ सह जाते हैं दोस्तों, लेकिन जब उनसे नहीं सहा जाता तो अंत में वो अपने आप को ही खुश कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की थी ये घटना, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की फिर से नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।